हेलो स्टूडेंट्स, और मेडिकोर में आपका स्वागत है। हेलो। आज हम ना मानव शरीर के एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण और थोड़े जटिल सिस्टम को समझने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। HPG एक्सिस, और खास तौर पर ये देखेंगे कि पुरुषों में स्पर्म यानी शुक्राणु बनने का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ। उसको ये एक्सिस कैसे कंट्रोल करता है? ये टॉपिक मतलब बायो स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो कक्षा 11 NCERT या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि कौन से अंग हैं, कौन से हार्मोन्स हैं और सब मिलकर कैसे काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये HPG एक्सिस है क्या? HPG इनका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, H का मतलब है हाइपोथैलेमस, ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। हाँ। P है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होती है। ओके। और G है गोनाड यानी जनन ग्रंथियां, पुरुषों में टेस्टिस यानी वृषण और महिलाओं में ओवरीज यानी अंडाशय। अच्छा, तो HPG एक्सिस असल में इन तीनों के बीच, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनाड के बीच एक तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। एक संचार का रास्ता। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनाडल एक्सिस। ठीक है, समझ गया। तो क्योंकि आज हम स्पर्म बनने की बात कर रहे हैं पुरुषों में, तो G मतलब गोनाड में हमारा फोकस टेस्टिस पर रहेगा। एकदम सही। अगर हम महिलाओं में अंडाणु बनने मतलब उजेनेसिस की बात कर रहे होते तो हम ओवरी पर फोकस करते, पर आज स्पर्मेटोजेनेसिस है तो टेस्टिस ही हमारा गोनाड है इस चर्चा के लिए। अच्छा, ठीक है। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से। ये कैसे इस पूरे सिस्टम को मतलब शुरू करता है? हाँ, तो हाइपोथैलेमस ना इस पूरे एक्सिस का समझ लीजिए मास्टर रेगुलेटर है। अच्छा। ये पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा होता है। पिट्यूटरी के दो मेन हिस्से होते हैं, एक आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्पर्मेटोजेनेसिस के कंट्रोल में जो आगे वाला हिस्सा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, उसका मेन रोल है। एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कैसे करता है? क्या कोई सीधा नर्व कनेक्शन होता है दोनों के बीच? नहीं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। सीधा नर्व कनेक्शन नहीं होता। इनके बीच ना एक बड़ा स्पेशल ब्लड वेसल का नेटवर्क है, खून की नलियों का जाल। अच्छा। इसे कहते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाँ, ये इसलिए खास है क्योंकि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन बनाता है, जैसे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH, हाँ। ये GnRH इस पोर्टल सिस्टम के जरिए बहुत तेजी से और सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाता है। मतलब उसे पूरे शरीर के खून में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, मतलब एक तरह का डायरेक्ट हाईवे हो गया हॉर्मोन्स के लिए, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पर बड़ा सटीक और तेज कंट्रोल रख पाता है। तो जब ये GnRH पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी तक, तब क्या होता है? पिट्यूटरी फिर कौन से हार्मोन छोड़ता है? हाँ, तो जब GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, मतलब उत्तेजित करता है, तो ये दो मुख्य हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन गोनैड्स पर काम करते हैं, इसीलिए इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। गोनाडोट्रोफिन्स कौन से हैं ये? ये है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH और LH। हाँ, पुरुषों में LH का एक और नाम भी काफी यूज होता है, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH, हाँ, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स FSH और LH, ICSH फिर खून के रास्ते पहुंचते हैं टेस्टिस तक। ओके, तो यहां तक कहानी क्लियर है। हाइपोथैलेमस ने GnRH छोड़ा, वो पोर्टल सिस्टम से पिट्यूटरी गया, पिट्यूटरी ने FSH और LH छोड़े, और वो अब खून से टेस्टिस तक पहुंच गए। अब असली एक्शन शुरू होगा टेस्टिस के अंदर, है ना? वहां क्या होता है? हाँ, अब हम टेस्टिस के अंदर चलते हैं। टेस्टिस के अंदर ना कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। लोब्यूल्स। हाँ, और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 बहुत पतली और एकदम घुमावदार नलिकाएं होती हैं, बहुत ज्यादा कॉइल्ड। इन्हीं नलिकाओं को कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और असल में स्पर्म बनने की जो फैक्ट्री है, वो यही ट्यूब्यूल्स हैं। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस इन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो इनकी दीवारें कैसी बनी होती हैं? मतलब कौन सी सेल्स होती हैं इनमें? हाँ, अगर हम एक ट्यूब्यूल की दीवार को जूम करके देखें तो उसमें मोटे तौर पर 2 तरह की सेल्स मिलेंगी। 2 तरह की? हाँ, पहली है जर्म सेल्स, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये थोड़ी क्यूब जैसी क्यूबॉइडल शेप की होती हैं और ट्यूब्यूल की अंदरूनी परत बनाती हैं। इन्हीं से आगे चलकर स्पर्म बनते हैं, डिवीजन और डेवलपमेंट से। जर्म सेल्स जो स्पर्म बनाएंगे,
और दूसरी सेल्स हैं सर्टोली सेल्स। ये काफी बड़ी, लंबी, कॉलम जैसी होती हैं, कॉलमनर सेल्स। ये जर्म सेल्स के बीच बीच में धसी रहती हैं और उनको सहारा देती हैं, पोषण देती हैं, एक कंट्रोल्ड माहौल देती हैं। अच्छा, मतलब ये मदद करती हैं जर्म सेल्स की। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें नर्स सेल्स भी कहा जाता है। नर्स सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, ये तो हो गई ट्यूब्यूल्स के अंदर की बात। पर आपने वो ICSH का जिक्र किया था, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होती हैं? बहुत अच्छा पॉइंट। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में जो खाली जगह होती है ना, मतलब ट्यूब्यूल्स के बाहर लेकिन लोब्यूल के अंदर ही, जो कनेक्टिव टिश्यू है, हाँ, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी स्पेस में कुछ खास सेल्स होती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या ज्यादा कॉमनली लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स, अच्छा, ये ट्यूब्यूल्स के बाहर होती हैं। हाँ, ट्यूब्यूल्स के बाहर, उनके बीच की जगह में। और ये भी स्पर्म बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब हमारे पास टेस्टिस के अंदर 3 मुख्य खिलाड़ी हो गए, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स ट्यूब्यूल्स के अंदर, और लेडिक सेल्स ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में। बिल्कुल। अब यहाँ एंट्री होती है उन हार्मोन्स की, हाँ। FSH और LH ICSH। तो कौन सा हार्मोन किस सेल पर काम करता है? यहीं पर HPG एक्सिस का कनेक्शन जुड़ता है। LH, जिसका दूसरा नाम हमने ICSH बताया था, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये मुख्य रूप से इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लेडिक सेल्स पर काम करता है। LH आकर लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और जब लेडिक सेल्स स्टिमुलेट होती हैं तो वो क्या करती हैं? जब LH लेडिक सेल्स को सिग्नल देता है तो ये सेल्स पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन बनाती हैं और रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, अच्छा। हाँ, टेस्टोस्टेरोन इस तरह का एंड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं लेडिक सेल्स एंड्रोजन्स बनाती हैं, जिसमें मेन है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन फिर वहां से खून में भी जाता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की तरफ भी जाता है। ठीक है, तो LH ने लेडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन बनवा दिया। अब दूसरा हार्मोन FSH, उसका क्या रोल है? FSH जो है वो मुख्य रूप से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सर्टोली सेल्स हैं उन पर काम करता है। सर्टोली सेल्स पर? हाँ, FSH सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है और उनसे कुछ जरूरी चीजें बनवाता है। अच्छा, तो संक्षेप में LH गया लेडिक सेल्स के पास, बनवाया टेस्टोस्टेरोन, और FSH गया सर्टोली सेल्स के पास। बिल्कुल सही। अब सबसे बड़ा सवाल, ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्म कैसे बनाता है? आमतौर पे तो हमें यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं कि टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म बनते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है समझने में। टेस्टोस्टेरोन ना सीधे जर्म सेल्स को जाके नहीं कहता कि चलो स्पर्म बनाओ। अच्छा। हाँ, यहाँ एक और स्टेप है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन बना कहाँ? लेडिक सेल्स में, जो ट्यूब्यूल्स के बाहर है। हाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और स्पर्म कहाँ बनना है? ट्यूब्यूल्स के अंदर। जर्म सेल से। तो पहले टेस्टोस्टेरोन को ट्यूब्यूल के अंदर पहुंचना पड़े ना। और वो अंदर कैसे जाएगा? इसमें मदद करती हैं सर्टोली सेल्स। FSH जब सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है तो वो एक खास प्रोटीन बनाती है। इसे कहते हैं ABP, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। हाँ, ये ABP क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन को पकड़कर ट्यूब्यूल के अंदर खींच लेता है और वहां उसे जमा करता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट करता है, उसकी मात्रा वहां बढ़ा देता है। ओके, तो ABP ने टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाने और जमा करने में हेल्प की। हाँ। अब क्या ये जमा हुआ टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बनवाएगा? यहीं पर सबसे मजेदार या कह सकते हैं चौंकाने वाली बात आती है। अच्छा, क्या? ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स की मदद से ये जो टेस्टोस्टेरोन जमा हुआ है, ये एक एंजाइम एरोमेटेस के एक्शन से एक दूसरे हार्मोन में बदल जाता है। किसमें? एस्ट्रोजन में। क्या? एस्ट्रोजन? मतलब वो हार्मोन जो फीमेल्स में मुख्य होता है। जी हाँ, वही एस्ट्रोजन। आप कह रही हैं कि पुरुषों में स्पर्म बनाने के लिए एस्ट्रोजन चाहिए। ये तो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो हमेशा यही समझता था कि टेस्टोस्टेरोन ही किंग है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। हाँ, ये सच है। पुरुषों में भी एस्ट्रोजन बनता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये जरूरी है, अनिवार्य है। असल में यही एस्ट्रोजन है जो जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया को सीधे स्टिम्युलेट करता है कि वो डिवाइड हों, डेवलप हों और स्पर्म बनाएं। ओह माय गॉड! तो जो पूरी प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस की,
वो ड्राइव कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन यहाँ एक तरह से कच्चा माल है, रॉ मटेरियल या कह लीजिए प्रो हार्मोन है। जिससे ट्यूब्यूल के अंदर एस्ट्रोजन में बदलना जरूरी है, और इस बदलने के लिए और टेस्टोस्टेरोन को वहां जमा करने के लिए एबीपी जरूरी है, जिसे कौन बनवा रहा है? सर्टोली सेल। किसके कहने पर? एफएसएच के कहने पर। वाह, ये तो पूरी पिक्चर ही बदल गई दिमाग में। तो फिर टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या हुआ? मतलब अगर वो सीधे स्पर्म नहीं बना रहा। नहीं, टेस्टोस्टेरोन के और भी बहुत जरूरी काम है। ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरुषों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे दाढ़ी मुछाना, आवाज भारी होना। हाँ बिल्कुल, मसल्स का डेवलपमेंट, सेक्स ड्राइव, लिबिडो को मेंटेन करना, ये सब टेस्टोस्टेरोन का ही काम है। और हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी वो जरूरी है, क्योंकि उसी से एस्ट्रोजन बनता है। पर डायरेक्ट एक्शन एस्ट्रोजन का है। ये अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। अच्छा, तो सर्टोली सेल्स का काम सिर्फ एबीपी बनाना और टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलने में मदद करना ही नहीं था। आपने कहा था एफएसएच उन्हें कुछ और भी बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। हाँ बिल्कुल, एफएसएच के असर से सर्टोली सेल्स एबीपी के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती हैं, इन्हिबिन। इन्हिबिन, जैसा नाम वैसा काम, मतलब इनहिबिट करना, रोकना। एग्जैक्टली, ये एक रेगुलेटरी हार्मोन है, ये रोकता है। किसको रोकता है? क्या ये स्पर्म प्रोडक्शन को रोकता है? मतलब अगर जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बॉडी में हर चीज का एक बैलेंस चाहिए होता है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बिना रुके दनादन चलता रहे तो बॉडी के रिसोर्सेज जैसे न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, वो सब बहुत ज्यादा खर्च होंगे। हाँ, वो तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, तो यहीं पर इन्हिबिन का रोल आता है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, या कह लीजिए स्पर्म काउंट एक लेवल तक पहुंच जाता है, तो सर्टोली सेल्स ज्यादा इन्हिबिन बनाने लगती हैं। और ये ज्यादा इन्हिबिन फिर क्या करता है? ये इन्हिबिन खून के रास्ते वापस ऊपर जाता है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और उन्हें सिग्नल भेजता है कि भाई नीचे टेस्टिस में प्रोडक्शन काफी हो गया है, अब थोड़ा ब्रेक लगाओ। अच्छा, ये तो नेगेटिव फीडबैक हुआ। हाँ, ये क्लासिक नेगेटिव फीडबैक लूप है। जैसे एसी का थर्मोस्टैट कमरा ठंडा होने पर कंप्रेसर बंद कर देता है, वैसे ही इन्हिबिन प्रोडक्शन ज्यादा होने पर ऊपर सिग्नल भेजता है। तो इस सिग्नल का असर क्या होता है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी क्या करते हैं? जब हाइपोथैलेमस और खास तौर पर एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्हिबिन से ये नेगेटिव सिग्नल मिलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच का निकलना कम हो जाता है। मेनली एफएसएच का, एलएच का नहीं। मुख्य असर एफएसएच पर होता है, हालांकि कुछ हद तक एलएच पर भी असर हो सकता है, पर मेन टारगेट एफएसएच है। अच्छा, तो इन्हिबिन ने एफएसएच को कम करवा दिया। अब अगर एफएसएच कम आएगा तो वो सर्टोली सेल्स को कम स्टिमुलेट करेगा। सही। तो सर्टोली सेल्स कम एबीपी बनाएंगे और कम इन्हिबिन भी बनाएंगी। बिल्कुल। और सोचिए, अगर एबीपी कम बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन ट्यूबल्स के अंदर कम जमा होगा। हाँ, और फिर एस्ट्रोजन भी कम बनेगा। एग्जैक्टली। और अगर एस्ट्रोजन कम बनेगा तो जर्म सेल्स का स्टिमुलेशन कम हो जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस धीमा पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह इन्हिबिन के जरिए बॉडी स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, उसे जरूरत से ज्यादा नहीं होने देती। यार, ये तो कितना स्मार्ट सिस्टम है। मतलब एचपीजी एक्सेस सिर्फ प्रोडक्शन चालू ही नहीं करता, बल्कि उसे कंट्रोल भी करता है, जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा भी करता है। हाँ बिल्कुल। ये पूरा नेटवर्क हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच, फिर टेस्टीज में लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन, सर्टोली सेल से एबीपी और इन्हिबिन, फिर टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन में बदलना, और आखिर में इन्हिबिन का वापस ऊपर जाके फीडबैक देना, ये सब मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस और एक बैलेंस तरीके से चलाते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन्हें समेट लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। हाँ जरूर। तो मुख्य बातें ये हैं। 1. कंट्रोल शुरू होता है हाइपोथैलेमस से, जो जीएनआरएच रिलीज करता है। ठीक। 2. जीएनआरएच पोर्टल सिस्टम से एंटीरियर पिट्यूटरी जाता है और एलएच व एफएसएच निकलवाता है। एलएच और एफएसएच। 3. एलएच खून से टेस्टिस पहुंचकर लेडिग सेल्स पर काम करता है और टेस्टोस्टेरोन बनवाता है। लीडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन। 4. एफएसएच खून से टेस्टिस पहुंचकर सर्टोली सेल्स पर काम करता है और एबीपी व इन्हिबिन बनवाता है। सर्टोली से एबीपी और इन्हिबिन। 5. टेस्टोस्टेरोन एबीपी की मदद से ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है और जमा होता है। 6.
ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में बदलता है। एस्ट्रोजन में 7 यही एस्ट्रोजन जर्म सेल्स को स्टिम्युलेट करके स्पर्म बनवाता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। हाँ 8 टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी जरूरी है और 9वां पॉइंट पर जाकर नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे FSH कम होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस धीमा हो जाता है। बहुत बढ़िया। इस तरह से देखने पर पूरी कहानी एकदम लॉजिकल लगती है। हालांकि वो एस्ट्रोजन वाला ट्विस्ट वाकई में काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ, है ना? हमने देखा कि कैसे ब्रेन से लेकर गोनैड्स तक अलग अलग हार्मोन्स, प्रोटीन्स सब कितनी खूबसूरती से मिलकर काम करते हैं। हाँ, और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि बॉडी में ये तालमेल कितना सटीक होता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी की सेल्स, फिर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोटीन है, सब एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह काम कर रहे हैं। तो ये था HPG एक्सिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के रेगुलेशन का हमारा आज का विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको हमारे सुनने वालों को ये प्रक्रिया समझने में आसानी हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। और एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि ये पूरा सिस्टम एक बहुत नाजुक बैलेंस पर काम करता है। अगर इस बैलेंस में कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई गड़बड़ी हो जाए, मान लीजिए कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, या ग्लैंड ठीक से काम ना करे, या बाहर से कोई असर पड़े, डिस्ट्रेस या कोई दवा, तो उसका स्पर्मेटोजेनेसिस पर और फर्टिलिटी पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। निश्चित रूप से। तो इस जटिल और महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रक्रिया को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सभी स्टूडेंट्स को भी थैंक यू।